हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मैं संजीव कुमार आज आपको क्लास 12 की अर्थशास्त्र की चैप्टर 5 जो हमारी ग्रामीण विकास है उसकी पार्ट 3 की जानकारी देता हूं और पार्ट 1 और पार्ट 2 की आपको पूरी डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। वहां उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया हूं जहां जाकर के आप पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं अब। तो आइए आज हम चैप्टर 5 जो ग्रामीण विकास है हमारी उसके पार्ट 3 के अंतर्गत इस टॉपिक से लेके चलते हैं जो हमारी पहली टॉपिक है ग्रामीण विकास की उभरती चुनौतियां और उत्पादन क्रियाओं की विविधीकरण तथा जैविक कृषि, जिसे हम इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है उत्पादन गतिविधियों का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो आइए इस पॉइंट की डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भारत में ग्रामीण विकास की एक महत्वपूर्ण उभरती चुनौतियां धारणीय आजीविका के विकल्प ढूंढना यानी फसल खेती के अतिरिक्त है। अब दूसरा, धारणीय आजीविका के कुछ उल्लेखनीय विकल्प निम्नलिखित हैं जो कि हम नीचे दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये वैकल्पिक उत्पादन क्रियाएं हैं जिसे हम अल्टरनेटिव प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बोलते हैं, जिसमें पहला आता है पशुपालन, दूसरा आता है मत्स्य पालन और तीसरा आता है उद्यान विज्ञान या बागवानी। तो ये तीनों हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जिसमें कि पहला पॉइंट हम देखते हैं, ये हमारा पशुपालन है जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, भारत में पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया। भारत में रोजगार का महत्वपूर्ण गैर कृषि क्षेत्र पशुपालन है। इसे पशुधन खेती लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मुर्गी पालन, गाय भैंस और बकरी भेड़ भारत में पशुधन खेती के महत्वपूर्ण घटक हैं। भारत में कुल पशुधन में मुर्गी पालन का 61%, गाय और भैंस का 22% और बकरी और भेड़ का लगभग 16% भाग है। 2019 में भारत में 303 मिलियन गाय है जिसमें 110 मिलियन भैंसे हैं। ये 2019 की आंकड़े दिखाया। अब हम फसल पशुधन देखते हैं, तो जिसे हम क्रॉप लाइव स्टॉक्स बोलते हैं। अधिकांश इलाकों में ग्रामीण परिवारों द्वारा पशुधन खेती को फसल खेती के साथ जोड़ा जाता है ताकि वे अपनी आय को बढ़ा सके और स्थिरता ला सके। इसे फसल पशुधन मिश्रण कृषि प्रणाली यानी मिक्स क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारी फसल पशुधन मिश्रण यानी क्रॉप लाइव स्टॉक मिक्स है। इसका उल्लेख लक्षण यह है कि जब हम सिंचित क्षेत्रों से अर्ध सूखे यानी सेमी एरिड और सूखे क्षेत्रों की ओर जाते हैं तो पशुधन खेती का भाग बढ़ता जाता है और फसल खेती का भाग कम होता जाता है। स्पष्ट रूप से इसका कारण यह है कि जितना सिंचाई का अभाव या अधिक सूखा क्षेत्र होगा, फसल खेती के लिए उतना ही अवसर कम होगा। तो अब हम इसका अगला पॉइंट महत्व यानी इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो भारत में पशुधन कृषि महिलाओं के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्तमान में पशुधन सारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70 मिलियन छोटे और सीमांत किसानों के लिए रोजगार का विकल्प स्रोत है। अब अगला पॉइंट, पिछले 3 दशकों में भारत में डेयरी उद्योग में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। 1951 से 2016 की अवधि के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन लगभग 10 गुना बढ़ गया है। यह मुख्यतः ऑपरेशन फ्लड यानी ऑपरेशन फ्लड का परिणाम है। अब उसके बाद अब मांस, अंडे, ऊन और अन्य सह उत्पादन क्षेत्र के विविधीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो परंतु पशुधन क्षेत्र समस्याओं से मुक्त नहीं है। अपने आकार के रूप में हमारी पशुधन संख्या विश्व में शायद सबसे अधिक है, परंतु गुणवत्ता की दृष्टि से हम विश्व के विकसित देशों से बहुत पीछे हैं। पशुधन क्षेत्र से संबंधित 2 प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। पहला है पिछड़े हुए ज्ञान के कारण कम उत्पादकता और दूसरा है दोषपूर्ण पशु चिकित्सा। अब आगे की मार्ग हम देखेंगे वे अहेड उत्पादकता बढ़ाने के लिए पशुओं की अच्छी नस्लों के संवर्धन के लिए
नई तकनीक को लाने की तत्काल आवश्यकता है। दूसरी पॉइंट, छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहतर पशु चिकित्सा सेवाओं और साख सुविधाओं के लिए प्रावधान बनाने की आवश्यकता है ताकि वे प्रभावी रूप से पशुधन उत्पादन कर सके और अपनी आजीविका बढ़ा सके। हाँ, तो आइए अब हम हाइलाइट्स यानी मुख्य अंश देखते हैं। तो इसमें पहला है ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड, तो इसके अंतर्गत पहली पॉइंट यह दुग्ध सहकारिताओं की एक प्रणाली है जो सन 1970 में शुरू की गई थी, जिसे श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। दूसरी पॉइंट है, इस प्रणाली के अंतर्गत सभी सदस्य किसानों को बाजार में सामूहिक बिक्री के लिए अपने दुग्ध के उत्पाद को एकत्रित करना होता है। तीसरी बात है, एकत्रीकरण पूलिंग से बिक्री की मात्रा तथा किसानों की सौदा शक्ति बढ़ती है। चौथी बात है, एकत्रीकरण उत्पाद से ग्रेडिंग और प्रसंस्करण को आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य यानी इकोनॉमिकली विएबल बना देता है। इससे उत्पाद के बाजार मूल्य में वृद्धि होती है। चौथी बात है कि भारत में दुग्ध सहकारिताओं का अधिकेंद्र एपिसेंटर गुजरात राज्य में है। अगली पॉइंट, पिछले 30 वर्षों से ऊपर की अवधि में इन सहकारिताओं ने दूध के उत्पादन में 4 गुना वृद्धि की है। अगली पॉइंट, इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में आय प्रजनन का यह एक महत्वपूर्ण गैर कृषि क्षेत्र सिद्ध हुआ है। और इसका अगली पॉइंट हम देखेंगे जो कि हमारी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान प्रमुख दूध उत्पादक राज्य है। तो ये हमने देखा ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी मत्स्य पालन है इसके बारे में जानकारी लेंगे, जिसे हम फिशिकल्चर यानी फिशरीज बोलते हैं। तो आइए अब हम भारत में मत्स्य पालन यानी फिशरीज इन इंडिया पढ़ते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु भारत में वे प्रमुख राज्य है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन आजीविका का एक मुख्य स्रोत है। अब इससे आगे भारत सरकार द्वारा बजटीय आवंटन में प्रगतिशील वृद्धि तथा मत्स्य पालन एवं जल कृषि की एक्वाकल्चर में नवीनता के कारण इस क्षेत्र का विकास हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में कुल मत्स्य उत्पादन कुल जीडीपी में 0.9% योगदान करता है। अब इसकी रोचक तथ्य देखते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से मत्स्य उत्पादन में नहीं लगी हुई है, यद्यपि मत्स्य विपणन में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। अगला पॉइंट, निर्यात विपणन में कार्यबल का लगभग 60% तथा आंतरिक विपणन में कार्यबल का लगभग 40% भाग महिलाएं हैं। अब इसका समस्याएं और समाधान हम देखेंगे। तो ये पॉइंट हमारी समस्याएं एवं समाधान यानी कि प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस है। परंतु मछुआरा समुदाय देश में अभी भी बहुत अधिक पिछड़ी हुई अवस्था में है। आक्रामक बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, अन्य क्षेत्रों की और श्रम की गतिशीलता का अभाव तथा निरक्षरता की उच्च दर कुछ प्रमुख कठिनाइयां हैं जिनका सामना मछुआरा समुदाय को करना पड़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस क्षेत्र को अत्यधिक मत्स्य उत्पादन तथा जलागार के प्रदूषण की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अब इससे आगे की पॉइंट हम देखेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा, मछुआरा समुदाय में गंभीर और व्यापक ऋणग्रस्तता मत्स्य पालन को असुरक्षित व्यवसाय बना देता है। यह सुझाव देता है कि पहली पॉइंट, मछुआरा समुदाय को अर्थपूर्ण साख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके ऋणग्रस्तता के दुष्चक्र को तोड़ा जा सके। दूसरी है स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी द्वारा सूक्ष्म वित्त प्रबंधन यानी माइक्रो फाइनेंसिंग ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत मछुआरा परिवारों की साख आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तीसरी पॉइंट, मत्स्य प्रौद्योगिकी में सुधार किया जाए और मछुआरा समुदाय को उपलब्ध करवाया जाए। अब हम इससे आगे की पॉइंट यानी कि हाइलाइट्स देखेंगे। तो हाइलाइट्स के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट तनवा है, TANWA। तो इसमें तमिलनाडु में महिलाओं की विविध कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए तनवा यानी TANWA नामक परियोजना शुरू की गई है। दूसरा, यह महिलाओं की कृषि उत्पादकता और पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। तीसरा, प्रशिक्षण द्वारा विशिष्ट कौशल प्राप्त करने के
पश्चात महिलाओं ने कृषि महिला समूह यानी फार्म वोमेन्स ग्रुप का निर्माण किया है। अब चौथा पॉइंट, ये समूह एसएचजी की भांति कार्य करते हैं और कुटीर और पारिवारिक उत्पादन का क्रिया के प्रोत्साहन में अपना संचित बचतों और कोषों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हमने तनवा देखा। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे जो हमारी उद्यान विज्ञान या बागवानी, जिसे हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है उद्यान विज्ञान या बागवानी के बारे में। अबाउट हॉर्टिकल्चर, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यान विज्ञान या बागवानी रोजगार का एक अन्य वैकल्पिक स्रोत है। यह गैर कृषि से रोजगार के एक स्रोत की बजाय फसलों के उत्पादन के विविधीकरण की भांति है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारी है भारत में उद्यान विज्ञान या बागवानी, हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। बागान उत्पादों में फल, सब्जियां, सुगंधित पुष्प पौधे यानी फूल पौधे आदि शामिल होते हैं। अब इसमें समय के साथ साथ इन उत्पादों के अंतर्गत क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। बागवानी कृषि उत्पाद के मूल्य में लगभग 1/3 तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6% योगदान करती है। अब वर्तमान में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरा बड़ा स्थान है। आम, केला, नारियल, काजू और मसाले के उत्पादन में हमें अग्रणी देश माना जाता है। अब वर्ष 1991 से 2012 में के दौरान बागवानी में ऊंची फसल उत्पादकता स्वर्णिम क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन की सूचना देती है। अब हम अगला पॉइंट हाइलाइट्स देखेंगे। तो हाइलाइट्स के अंतर्गत हम देखेंगे स्वर्णिम सुनहरी क्रांति बनाम हरित क्रांति, यानी कि जिसे हम गोल्डन रिवॉल्यूशन वर्सेस ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलेंगे। तो पहला पॉइंट स्वर्णिम यानी सुनहरी क्रांति का तात्पर्य उस प्रक्रिया या श्रृंखला से है जिसमें अनुसंधान, विकास और तकनीकी हस्तांतरण पहल के चलते बागवानी यानी सब्जियां एवं फल तथा शहद के उत्पादन में तेज वृद्धि हुई है। दूसरी ओर हरित क्रांति का तात्पर्य अधिक उपज वाले बीजों की तकनीक तथा कृषि के रासायनिक आगत यानी उर्वरक तथा कीटनाशक के कारण फसल उत्पादन में आई क्रांतिकारी वृद्धि से है। अब हम इसका इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व देखेंगे। तो बिना शंका के यह कहा जा सकता है कि बागवानी ग्रामीण क्षेत्रों में धारणीय जीविका के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर कर आ रही है, यानी कि हॉर्टिकल्चर इज इमर्जिंग एज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ सब्सटेंशियल लिविंग इन द रूरल एरियाज, यानी बागान उत्पादों में लगे कृषि परिवारों के आय स्तरों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। इसी के अंतर्गत जो हमारी बागवानी में विवर्धन तथा स्थानांतरण से छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक असुरक्षित स्थिति में स्पष्ट रूप से कमी आई है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के वर्ग के लिए रोजगार के नए अवसर खोल दिए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल ग्रामीण रोजगार का लगभग 20% बागवानी तथा संबंधित उत्पादन क्रिया जैसे कि पुष्प रोपण, पौधशाला की देखभाल, संकर बीजों का उत्पादन, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर और फल फूलों का प्रसंस्करण तथा खाद्य प्रसंस्करण द्वारा प्रजनित होता है। अब हम इसकी समस्याएं यानी कि ट्रिगरिंग इश्यूज देखेंगे। तो परंतु भयप्रद तथ्य यह है कि बागवानी के क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण दालों के क्षेत्र में कमी आई है। इससे दालों की आपूर्ति में बहुत अधिक गिरावट आई है और कीमतों के वृद्धि के कारण इनके दालों उपभोग में भी कटौती हुई है। यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत में शाकाहारी भोजन पर निर्भर अधिकांश घरों में दालें प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आगे की मार्ग हम देखेंगे जिसे वे अहेड बोलते हैं। तो बागवानी की भूमिका को बढ़ाने के लिए बिजली, शीतगृह, विपणन संयोजन यानी मार्केटिंग लिंकेज, छोटे पैमाने की प्रसंस्करण इकाइयां और प्रौद्योगिकी का सुधार एवं प्रसार जैसी आधारिक संरचनाओं में निवेश करने की आवश्यकता है। तो इसके आगे अब हम मुख्य अंश यानी कि हाइलाइट्स देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट सूचना प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के एक विकल्प के रूप में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एज एन ऑप्शन ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज, इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है
हम जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्रांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था यानी नॉलेज इकोनॉमी के रूप में विकसित किया है। भौतिक पूंजी तथा वित्तीय पूंजी के महत्व से आगे निकलकर यह समृद्धि के महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में मानव पूंजी के महत्व पर प्रकाश डालती है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। बुद्धिजीवियों, आयोजकों और राजनीतिज्ञों में यह सहमति बन रही है कि भारत की 21वीं शताब्दी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने पंख फैलाएगी। अब हम अगला पॉइंट यानी कि तीसरी पॉइंट हम देखेंगे, जो कि हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के एक विकल्प के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी से एक समीक्षात्मक भूमिका निभाए जाने की अपेक्षा की जाती है। चौथा पॉइंट, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग विभिन्न फसलों के लिए कीमतों, मौसम और मिट्टी के स्थिति की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। इसे सरकार द्वारा उचित जानकारी का उपयोग करके खाद्य असुरक्षा और संवेदनशील क्षेत्रों की भविष्यवाणी की जा सकती है, ताकि आपातकाल की संभावना को कम करने के लिए समय पर कार्यवाही की जा सके। अब नेक्स्ट पॉइंट, वास्तव में नियोजित कार्यक्रम जिसे एक्शन प्रोग्राम बोलते हैं शुरू किया जा चुका है। एक अकादमी जिसका नाम जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी है, स्थापित की जा चुकी है। यह अकादमी सूचना मंडप, इन्फो कियोस्क चलाने के लिए लगभग 10 लाख ग्रामीण लोगों को प्रचालन शिक्षण यानी ऑपरेशनल ट्रेनिंग देगी। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, इन मंडपों यानी कियोस्क में कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर और फोटो कॉपियर की उपलब्ध है। ये ई मेलिंग, वीडियो संगोष्ठी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और विभिन्न स्थानों पर दस्तावेजों के हस्तांतरण की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। इन सेवाओं में को बेचकर मंडपों के प्रचालक यानी स्वामी अपनी उचित आजीविका चला सकेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार प्रत्येक गांव अंततः एक ज्ञान आधारित केंद्र बन जाएगा, जहां सूचना प्रौद्योगिकी रोजगार और आजीविका के धारणीय विकल्प उपलब्ध कराएगी। अब हम आगे देखते हैं। तो ये अगला पॉइंट हमारी मुख्य अंश यानी कि हाईलाइट्स है, जिसमें पहली पॉइंट हम कृषि विविधीकरण एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास के संदर्भ में कृषि विविधीकरण का अवधारणा का उपयोग दो अलग अलग तरीके से किया जाता है, जो इस प्रकार है। यहाँ देखिए, कृषि विविधीकरण एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, पहली पॉइंट है फसल उत्पादन की विविधीकरण और दूसरा उत्पादन गतिविधि रोजगार का विविधीकरण। तो पहली पॉइंट हमारी फसल उत्पादन की विविधीकरण, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं, का अर्थ विविध प्रकार की फसलों के उत्पादन से है, न कि एकमात्र विशिष्ट फसल के उत्पादन से। इससे अभिप्राय है कि एक फसल यानी सिंगल क्रॉपिंग प्रणाली से बहु फसल यानी मल्टी क्रॉपिंग प्रणाली की ओर अग्रसर होना। अब इसमें भारत में जहां अभी भी निर्वाह खेती यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रमुख रूप से की जा रही है, इस स्थिति में विविधीकरण का अर्थ है कि निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती की ओर खिसकना। इसका अर्थ यह होगा कि बाजार में कीमत संरचना के अनुसार फसल प्रतिमान यानी क्रॉपिंग पैटर्न का चयन करना। दूसरी पॉइंट, उत्पादन यानी उत्पादक गतिविधि के विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्टिव एक्टिविटी से अभिप्राय केवल फसल खेती के बजाय रोजगार के विविध क्षेत्रों से है। किसानों को फसल खेती से अलग धारणीय आजीविकाओं को ढूंढने के लिए प्रेरित प्रोत्साहित किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, फसल विविधीकरण के लाभ हम देखते हैं, जिसे हम मेरिट ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करें। तो इसका पहला पॉइंट है, यह कीमत उतार चढ़ाव के कारण होने वाले बाजार जोखिम को कम करता है। दूसरा पॉइंट है, यह जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली फसल की विफलता को कम करता है। तीसरा पॉइंट है, यह किसानों के दृष्टिकोण में बदलाव लाता है, यानी निर्वाह दृष्टिकोण की जगह व्यापारिक दृष्टिकोण ले लेता है। इसके अंतर्गत नोट हम देखेंगे, ऐसी स्थिति जिसमें किसान केवल निर्वाह खेती पर निर्भर करते हैं
जहां उत्पादन केवल स्व उपभोग के लिए किया जाता है। फसल विविधीकरण का अर्थ है निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती की ओर कम से कम आंशिक रूप से स्थानांतरण। इससे किसान बाजार की अनिश्चितताओं के संपर्क में आ जाता है, क्योंकि जब पहला पॉइंट उसे अपनी व्यापारिक फसल बाजार में बेचनी पड़ती है और दूसरा पॉइंट उसे अपनी आजीविका के लिए आवश्यक वस्तुएं बाजार से खरीदनी पड़ती है, तो परिवार के लिए भोजन एवं असुरक्षित भोजन अब सुरक्षित विकल्प नहीं रह गया है। अब हम इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो कि हमारी उत्पादन गतिविधि के विविधीकरण के लाभ हैं, यानी मेरिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो इसमें पहला पॉइंट, इससे आय बढ़ती है और साथ ही साथ यह स्थिर भी रहती है। दूसरा पॉइंट, इससे फसल खेती पर भार कम होता है। तीसरा पॉइंट, इससे कृषि के अदृश्य यानी छिपी हुई बेरोजगारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की संभावना कम होती है। चौथा पॉइंट, इससे संतुलित ग्रामीण विकास होता है। पांचवा पॉइंट, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण यानी माइग्रेशन की संभावना कम होती है। तदनुसार शहरीकरण से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान किया जाता है। तो ये उत्पादन गतिविधि के विविधीकरण के लाभ थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारी जैविक कृषि है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण विकास के संदर्भ में जैविक खेती एक और उभरती चुनौती है। वास्तव में जैविक कृषि एक वैश्विक चुनौती के रूप में उभर रही है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों की अत्यधिक उपयोग पर्यावरणीय अवनति इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक गंभीर मुद्दा बन गया है। अब हम जैविक कृषि की अवधारणा पढ़ेंगे, यानी कि कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहली पॉइंट, इसमें जैविक कृषि वह पद्धति है जो खेती के लिए जैविक आगतों यानी ऑर्गेनिक इनपुट्स के प्रयोग पर निर्भर करती है, ताकि हम पारिस्थितिक संतुलन इकोलॉजिकल बैलेंस को पुनः स्थापित यानी रिस्टोर करने और उसका संरक्षण तथा संवर्धन करने में सक्षम हो सके। दूसरी पॉइंट है, जैविक कृषि सतत धारणीय विकास से जुड़ी है, यह पर्यावरणीय अवनति को कम करती है। वास्तव में जैविक कृषि तथा सतत धारणीय विकास साथ साथ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैविक आगत ऑर्गेनिक इनपुट्स है। तो जैविक आगत से मूलतः पशु खाद और कंपोस्ट हरी खाद शामिल है। तो जैविक कृषि रासायनिक उर्वरक यानी कीटनाशक पदार्थों जैसे रासायनिक आगतों के प्रयोग का त्याग करती है, जिस पर पारंपरिक कृषि पूरी तरह से आधारित है। अब आइए आगे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि रासायनिक आगत हमारी खाद्य आपूर्ति व जल स्रोतों से निस्सरित हो जाते हैं तथा हमारे पशुधन को हानि पहुंचाते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता का नाश करते हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश हो जाता है। परंतु मात्र रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को छोड़ना जैविक कृषि नहीं है। यह खेती की वह प्रणाली है जो मृदा स्वास्थ्य यानी सॉइल हेल्थ, न कि पौधा स्वास्थ्य को बनाए रखने पर बल देती है, ताकि पर्यावरण के अनुकूल वातावरण यानी इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ कृषि खेती एक दीर्घकालीन धारणीय प्रक्रिया बन सके। अब नेक्स्ट पॉइंट, यह भी नोट किया जाना चाहिए कि जैविक खाद्य की उभरती हुई मांग के माध्यम से जैविक खेती को एक महत्वपूर्ण समर्थन मिल रहा है। अधिकांश विकसित देशों में लगभग 10% खाद्य प्रणाली जैविक खेती के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैविक खाद्य की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए खुदरा श्रृंखला तथा सुपरमार्केट को हरित पद ग्रीन स्टेटस को सम्मानित किया जाता है। अक्सर जैविक खाद्य पदार्थ पारंपरिक खाद्य पदार्थ की तुलना में लगभग 10 से 100% अधिक कीमत पर मिलते हैं। अब हम अगला पॉइंट हाइलाइट्स देखेंगे। तो हाइलाइट्स के अंतर्गत महाराष्ट्र में जैविक रूप से उगाई गई कपास यानी ऑर्गेनिकली ग्रोन कॉटन ऑफ महाराष्ट्र देखते हैं। तो इसमें पहली पॉइंट, यह प्राकृतिक एक गैर सरकारी संगठन के किशन मेहता थे, जिन्होंने 1995 में सुझाव दिया था कि रासायनिक कीटनाशकों से हमारे बड़े उपयोगकर्ता यानी कपास को जैविक विधि से भी उगाया जा सकता है।
आज लगभग 130 किसान अपनी 1200 हेक्टेयर भूमि पर जैविक विधि से कपास उगाने के लिए वचनबद्ध हैं। अब दूसरा, दीर्घकाल में धन और मृदा संरक्षण के संबंध में जैविक कृषि अधिक लाभप्रद है और यह राष्ट्र के छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी अतिरिक्त लाभ के रूप में कार्य करती है। अब हम आगे की पॉइंट जो कि हमारी जैविक कृषि के लाभ हैं ये देखेंगे, जिसे हम एडवांस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो आइए इसकी डिटेल जानकारी लेते हैं। तो परंपरागत कृषि की तुलना में जैविक कृषि के कुछ उल्लेखनीय लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है, गैर नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग का त्याग करती है, यानी डिस्कार्ड्स ऑफ यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो ये परंपरागत कृषि के विपरीत जैविक कृषि उन संश्लिष्ट रसायनों का प्रयोग नहीं करती है जो पेट्रोल आधारित है। हम जानते हैं कि पेट्रोल एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। दूसरी पॉइंट, पर्यावरण मैत्रिक यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जैविक कृषि पर्यावरण मैत्रिक है, यानी रासायनिक उर्वरक परंपरागत में प्रयोग होने वाला धरती के जल के भीतर चला जाता है, जिससे इसके नाइट्रेट यानी एसिड बढ़ जाते हैं। अब हम इसके अंतर्गत ये देखेंगे कि नाइट्रेट स्वास्थ्य जोखिम है और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जैविक कृषि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को त्यागती है। अब तीसरी पॉइंट, मृदा यानी मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखती है, यानी सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। पशु खाद और कंपोस्ट का प्रयोग मिट्टी मृदा के उपजाऊपन को बनाए रखता है। इसके विपरीत रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी के उपजाऊपन को नष्ट करता है। इसके अनुरूप जैविक खेती कृषि के धारणीय विकास में सहायक एवं प्रेरक है, जबकि परंपरागत कृषि नहीं है। तो ये हमने जैविक खेती की जानकारी ली। अब हम मुख्य अंश यानी कि हाइलाइट्स देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट खेतीबाड़ी और मिट्टी यानी मृदा उपजाऊपन यानी फार्मिंग एंड सॉइल फर्टिलिटी है। तो इसकी पहली पॉइंट है प्रारंभिक कृषि जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करती है, मृदा यानी कि मिट्टी के उपजाऊपन को छीनने या नष्ट करती है, जबकि जैविक कृषि जिसमें पशु खाद और कंपोस्ट का प्रयोग होता है ये मृदा के उपजाऊपन को बनाए रखती है। दूसरी पॉइंट, जैविक कृषि भावी पीढ़ियों के लिए एक संसाधन के रूप में मृदा का पालन पोषण करती है और भावी पीढ़ियों के लिए ये मृदा पर केंद्रित करते हुए जैविक कृषि न केवल पर्यावरण मित्र है बल्कि धारणीय विकास को भी प्रोत्साहित करती है। तो ये हमने देखा। अब अगला पॉइंट जो चौथी पॉइंट हम पढ़ते हैं वो है स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वादिष्ट भोजन यानी हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड। प्रारंभिक कृषि की तुलना में जैविक कृषि स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराती है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं कि हाल ही के अध्ययन से पता चला है कि रासायनिक आगतों का प्रयोग करके उत्पादित भोजन रासायनिक कृषि से तैयार भोजन की तुलना में अधिक स्वादिष्ट होता है। दूसरे पॉइंट देखते हैं, वर्तमान प्रवृत्तियां यह संकेत देती है कि जैविक अनाज यानी भोजन की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है, बेशक इसकी तुलनात्मक कीमत अधिक है। अब हम इसकी हाइलाइट्स देखेंगे। तो इसकी हाइलाइट्स के अंतर्गत भारत में तुलनात्मक लाभ प्राप्त हैं, यानी इंडिया हैज ए कंपैरेटिव एडवांटेज। तो इसमें पहली पॉइंट, जैविक कृषि में भारत तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। इसका कारण यह है कि जैविक कृषि के लिए श्रम गहन यानी लेबर इंटेंसिव प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है, भारत में श्रम की बाहुल्यता यानी जैविक कृषि में विशिष्टता प्राप्त करने में उसे तुलनात्मक दृष्टि से लाभकारी स्थिति में ले जाती है। तो ये हमने हाइलाइट्स देखा। अब अगली और पांचवी पॉइंट हम देखेंगे, छोटे और सीमांत किसानों के लिए सस्ती प्रौद्योगिकी यानी इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो जैविक कृषि उन छोटे और सीमांत किसानों को कम खर्चीली और कृषि प्रौद्योगिकी प्रदान करती है जिनका भारत की कृषि जनसंख्या में अधिकांश भाग है। अब आइए इसके अंतर्गत मेन पॉइंट्स हम देखते हैं। तो इसमें पहली पॉइंट दिखाई गई है, परंपरावादी प्रौद्योगिकी की एक पैकेज के रूप में अपनाना पड़ता है जिसमें अच्छी सिंचाई सुविधाओं के अतिरिक्त अधिक उपज देने वाले बीज यानी HYV सीड्स
उर्वरक और कीटनाशक आदि शामिल हैं। दूसरा, इस पैकेज का प्रयोग करने की अपनी निराशाजनक होड़ में भारत में छोटे और सीमांत किसान अपने आप को चिरकालीन ऋणग्रस्तता में धकेल देते हैं। जैविक खेती में ऐसे किसी भी महंगे आगतों की पैकेज की आवश्यकता नहीं होती। अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारी जैविक कृषि की सीमाएं हैं, यानी लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहली पॉइंट है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जैविक कृषि यानी परंपरागत कृषि की तुलना में कम उपज देती है और जैविक खाद्य यानी भोजन परंपरागत खाद्य की तुलना में कि शीघ्र खराब होने की संभावना रहती है, अर्थात यह लागत कुशल यानी कॉस्ट इफिशिएंट नहीं है। दूसरी बात है कि परंतु फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैविक खाद्य की मांग अधिक है। इसकी ऊंची उत्पाद कीमत भूमि के प्रति इकाई कम उत्पाद की क्षतिपूर्ति करेगी। तीसरी पॉइंट है, परंपरागत कृषि की तुलना में जैविक कृषि के संपूर्ण लाभ, क्योंकि यह सतत विकास से जुड़ी हुई है, निश्चित रूप से इसे एक अधिक मान्य विषय यानी एक्सेप्टेबल प्रोपोजिशंस बना सकते हैं। तो ये हमारी जैविक कृषि की सीमाएं थी, जिसे हम लिमिटेशंस बोलते हैं। तो यहाँ हमारी ये चैप्टर फिनिश होती है। नेक्स्ट डे हम लोग अगली चैप्टर में चलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।